आरेवा के सभी सदस्यों को नमस्कार। यह जो वीडियो शायद सभी को, जो हमारे सदस्य हैं इंडिया और नेपाल में, सभी को इंतज़ार था, क्योंकि 11 दिसंबर को मैं डीजीआर से मुलाकात किया था। उसके बारे में मैं एक छोटा सा ऑडियो क्लिप भी डाला था, क्योंकि मुझे समय नहीं मिला। उस दिन 3:30 बजे हमारी मीटिंग समाप्त हुई। फिर मुझे करीब 100 किलोमीटर दूर जाना था एक शादी अटेंड करने के लिए। और सभी को पता है कि 13 को अडूर में आरएसआ का मीटिंग था, हमारे डीजीआर साहब एड्रेस किए थे। उसके बाद मैं यहाँ पहुँचा और मैं थोड़ा थक गया था, और कल भी मेरा स्वास्थ्य जो है उतना ठीक नहीं था, तो मैं अभी आप लोगों के सामने आया हूँ। तो ये जो मीटिंग था, देखिए, हमने जो 35 मीटिंग जो किए थे इससे पहले, वो हमारे रिक्वेस्ट पर हुआ था। हमने अपॉइंटमेंट मांगा था, उसके बाद हम उनके स्थान पर जाकर मीटिंग किया था। जैसे डीजीआर का जो 3 डीजीआर से इससे पहले में हम मुलाकात कर चुके हैं। एक सांगवान, ये सबसे पहले सचदेव, जनरल सचदेव साहब। उसके बाद जो नेक्स्ट डीजी आए थे चौहान सर, और अभी जो पिछले जो डीजी गए हैं जनरल सांगवान सर, वो 3 डीजी से जो हमने अपॉइंटमेंट मांगे थे। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि जनरल नायर सर जब जून 1 को चार्ज लिए हमारे डीजीआर बन के, ये एक अनुभवी व्यक्तित्व था, जो इन्होंने इंटरव्यू में बताया है कि करीब 18 साल नॉर्थ ईस्ट में रहे, जो जिससे असम राइफल से जुड़ा रहा। 7th असम राइफल में एज ए कंपनी कमांडर के तौर पे आए थे। उसके बाद जो है ब्रिगेड कमांड किए थे आर्मी के, जिसके अंदर 3 बटालियन था असम राइफल का। उसके बाद आईजीआर बनकर, आप सभी को पता है, कुछ कपल ऑफ ईयर्स पहले ही गए हैं और अभी डीजीआर बन के आए हैं। तो हमें, हमारे एसोसिएशन को, जितने भी जो डीजीआर आए हैं डायरेक्ट जो लेफ्टिनेंट जनरल बन के, उनको बताने में असम राइफल्स के बारे में काफ़ी वक्त लग गया था। लेकिन जनरल नायर साहब का जहाँ तक संबंध है, असम राइफल्स के जो इतिहास है उनको भली भांति पता है। और उन्होंने 10 नवंबर को मुझे कांटेक्ट किया था फ़ोन पे, और मुझसे कहा था कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। 13 दिसंबर को अडूर में एयर एक्स सर्विसमैन रैली है। मैंने उनका धन्यवाद किया। उसके बाद जो हमारे एसोसिएशन के बारे में उन्होंने काफ़ी स्टडी किया। मेरे जो वीडियोस थे, वो जो डॉक्यूमेंट्स मुझसे मंगवाए, जो आरएसआ डायरेक्टर हैं उनके थ्रू जो है उन्होंने स्टडी करके उनका एक निष्कर्ष डीजी साहब को दिया था। और मेरे सुविधा अनुसार जो है उनका हमारा मुलाकात जो है पांगोड स्थित इंस्पेक्शन बंगला में हुआ। 11 तारीख 1:30 बजे से हमारा मीटिंग स्टार्ट हुआ था। और उन्होंने एयरपोर्ट में पहुंचते ही सीधा यहाँ पे आए, और उन्होंने पूछा कि सुबेदार तुलसी नायर साहब कहाँ हैं, उनको बुलाइए। और मैं गया वहाँ पे। मेरे साथ थे सुबेदार मधु के, जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट यूनिट का सेक्रेटरी भी है। वह जो है क्लर्क से रिटायर हुए थे इसी अक्टूबर में। और उनसे जो है मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में उनकी मदद मांगी थी। जब डीजी साहब ने पूछा कि ये भी आपके साथ आए हैं, यस सर, मैं उनका परिचय दिया। तो उन्होंने सबसे पहले हमें खाना खिलाया। खाने के बाद जो है, या खाना खाते हुए ही उन्होंने चर्चा किया कि जैसे आपका जो मैं सब कुछ जो देखा है वीडियो और डॉक्यूमेंट्स, आप लोग का ड्यूअल कमांड जो है मेन इशू है। तो ड्यूअल कमांड के बारे में उन्होंने अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि ये जो है सब जुडाइस है, या पता है जैसे दिल्ली हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच में इसका हियरिंग चल रहा है, तो उसके ऊपर जो है कोर्ट या कोर्ट का जो डिसीजन आता है जजमेंट के तौर पे, सरकार एक निर्णय लेता है। और दोबारा उन्होंने कहा कि जहाँ तक ड्यूअल कमांड है, उन्होंने अपना अनुभव बताया। ड्यूअल कमांड में क्या है कि हमको एमएचए की सुविधा मिलती है, और आर्मी की भी जो कुछ सुविधा हमको मिल रहा है, और 60 साल तक नौकरी करने का प्रावधान है। और कई सारे जो असम राइफल्स के जवान हैं, जो पहले जो रिटायरमेंट जाते हैं, उनको बाद में चलकर फिनंशियल डिफ़िकल्टी होता है उसके परिवार में। कई सारे केस है जो हमारे सामने भी आया है। डीजीआर साहब को भी पता होगा, शायद लोग उनको भी अप्रोच करते हैं दोबारा नौकरी दिलाने के लिए, क्योंकि उस वक्त उनको पता नहीं चलता कि आगे कितने जो है परेशानियाँ आएगी। तो ये जो हमारे जो स्पेशल जो 60 साल का जो प्रावधान है, तो उनकी नज़र से जो है यह अच्छा है, उन्होंने बताया। फिर मैंने अपना जो है प्रावधान बताया कि 60 साल तो अलाउ है हमें, क्योंकि ये जो सिविल सर्विसेज के नियम के अनुसार आते हैं। लेकिन हमारे असम राइफल्स जो है कंटिन्यूस फील्ड एरिया में जो डिप्लॉयड है, उनको जो है 60 साल तक पहुंचना काफ़ी दिक्कत होता है।
और करीब 80% लोग जो है, जो हमने स्टैटिस्टिक्स लिए थे जब कोर्ट को बताने के लिए, वह जो है 20 साल सर्विस करने के बाद जो है रिटायर होते हैं। तो ऐसा चलता रहा। फिर उन्होंने जो है पहला जो डीजी था, जो कि जैसे हमने बताया कि उनके इनिशिएटिव से हमारी मुलाकात हो रही थी, तो वह भी पहला डीजी है जो कि असम राइफल्स को सीएपीएफ न बताते हुए कहा कि ये पारामिलिट्री है। और मैंने भी उनको बताया सर, पारामिलिट्री का एक लेटर जो है आर्मी हेडक्वार्टर ने इशू कर रखा है डिपार्टमेंट ने, जो 11 जनवरी 1985 का है, जिसमें असम राइफल्स और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को पारामिलिट्री बताया गया है। लेकिन वो डिपार्टमेंट के द्वारा इशू करने पर उसका कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। तो उसके ऊपर जो है एक नोटिफिकेशन अगर जारी होता है, तब जो है हमारी जो अभी की जो स्थिति है, जो आइडेंटिटी नहीं है, लोग को पता नहीं कि असम राइफल कहाँ पे है, ना सीएपीएफ ना आर्मी, तो स्टेट गवर्नमेंट को जो है एक नोटिफिकेशन निकलने के बाद कौन पारामिलिट्री है, तब हमारा एक आइडेंटिटी कायम होगा, जिसके चलते जो स्टेट गवर्नमेंट और कई जगह के लोग जो है हमें जो है अपनी फैसिलिटी देंगे। तो इसके ऊपर जो है हमने उनको रिक्वेस्ट किया है कि सरकार से जो है आप ये जो पारामिलिट्री का जो है एक नोटिफिकेशन निकालने में जो है आप हमारी मदद करेंगे। तो ऐसे चलता रहा। उसके बाद जो है मैंने जो डॉक्यूमेंट लेकर गए थे, देखिए इस प्रकार के जो है 9 फाइल हमने उनको दिया है। सबसे पहले जैसे आप सभी को पता है कि हमने एक ये डोसियर जो तैयार किया है, सीएसडी कैंटीन कैसे जो है स्टार्टिंग से जो है एंड तक कैसे सीएसडी फैसिलिटी मिला है, उसी प्रकार ईसीएचएस का, उसके प्रकार जो है ड्यूअल कमांड जो है जो अभी अधूरा है, अंडर प्रोग्रेस, उनका एक मैंने अभी तक का जो बनाया था एक डॉक्यूमेंट तैयार किया था डोसियर। और कोर्ट केस जो हमारे दिल्ली हाई कोर्ट में है, उनका भी मैंने एक डोसियर तैयार किया था। और जो कोर्ट का जो ऑर्डर है, ऑर्डर मतलब जो कि हमारे 14 ऑर्डर जो निकले हैं, उसका एक अलग सा एक मैंने फाइल तैयार किया था। उसके अलावा जो है 4th और 5th सेंट्रल पे कमीशन में जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हुआ था, वह जो है मैं डाउनलोड करके रेलेवेंट जो पेज है उसको मैं लगा के हाईलाइट करके वो एक फ़ाइल तैयार किया था। उसके बाद जो है जो आर्मी के जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के जो एक रिपोर्ट था बजट के ऊपर, जो जिसमें जो है कौन सा हेड में क्या है करके जो दिया था। जो लोग कहते हैं कि असम राइफल्स को डिफेंस में लाने पर जो है उनका जो सर्विसेज एस्टिमेट ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये जो जम्मू कश्मीर मिलिशिया जो था, जो 72 के बाद जो है वो ड्यूअल कमांड से आर्मी में गए, उनका जो है डिफेंस सिविल एस्टिमेट में उनका खर्च ब्यौरा आता है, जो कि एक रेगुलर आर्मी है, जो ग्रेफ है, ये सभी का उसी में आता है। तो मैंने एक सजेस्ट दिया था कि जो डिफेंस सिविल एस्टिमेट में आप एओबी रूल को चेंज करके जो है ला सकते हैं। चलो ये अभी कोर्ट के अंदर है, ज़्यादा हम चर्चा नहीं करें। तो उसका भी जो है मैं एक फ़ाइल बना के दिया था। उसके अलावा जो केरल गवर्नमेंट से जो हमने करस्पॉन्डेंस करके 2 सुविधाएं उपलब्ध कराई थी असम राइफल्स के, जो केरला स्टेट का, सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट। आप सभी को पता होना चाहिए, जब हम एसोसिएशन बना था उस वक्त एक केस आया था, जो कि किसी सेक्टर हेडक्वार्टर से एक डेथ हुआ था, उन्होंने ऑपरेशन एरिया में था, लेकिन केरला सरकार ने उसको नौकरी नहीं दिया था, इसलिए कि आप लोग जो है इसमें शामिल नहीं हैं। तो मैंने जब चेक किया, स्टडी किया, तो 2002 में उस नियम को अमेंड करके आर्मी ने भी एयरफोर्स के अलावा ग्रेफ और बीएसएफ को इंक्लूड कर रखा है, जबकि आसाम राइफल नहीं है। जैसे आपको पहले बताया कि इनको पूरा कन्फ्यूज़न है स्टेट गवर्नमेंट को कि आसाम राइफल का आइडेंटिटी क्या है। तो मैंने करस्पॉन्डेंस किया था, कैबिनेट सेक्रेटरी को मैंने लेटर लिखा था, प्राइम मिनिस्टर को लिखा था, उसके बाद जो है मैं स्टेट गवर्नमेंट्स में लिखा, और 2017 को 18 को मैं जाके ये चीफ मिनिस्टर से मिले। करस्पॉन्डेंस करने के बाद जो है हमें वो फैसिलिटी दिया गया, और नियम को अमेंड करके सीएपीएफ के साथ असम राइफल्स को भी डाला गया। और हाल ही में कुछ महीने पहले जो हाउस टैक्स जो एग्जाम्पशन होता है, जो यहाँ पे सीएपीएफ को भी दे दिया था, आर्मी को भी दे दिया था, हमको मिला नहीं था। मैं पर्सनली जाके प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिला और इमीडिएटली जो है हमने ऑर्डर इशू किया था। तो उसका जो करस्पॉन्डेंस भी हमने दिए हैं डीजी साहब को, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है कि स्टेट गवर्नमेंट जहाँ भी जो है जो फैसिलिटी हमको नहीं है, तो हम आरेवा जो है उसमें ट्रूथफुल्ली और सिंसियरली इंटरफेयर करके हमारे जो रिटायर्ड पर्सन को सुविधाएं हम देते हैं। तो इसके अलावा जो है हमने एक और फाइल दिए थे उनको रिकग्निशन के लिए। आरेवा का रिकग्निशन अप्रूवल जो डीजीआर से हमको मिलता है, उसमें क्या क्या फ़ायदा होगा, उसके बारे में मैंने विस्तार से लिख के एक मोटा सा जो है फाइल हम उनको दिए थे। उसका देखिए ये फाइल है। तो मुझे जो पूरे जो फाइल हमने दिए, तो डीजी साहब ने कहा कि जो आरएसआर डायरेक्टर थे उनको हैंडओवर करवाया, उनको दिया है, और 2 महीने के अंदर इसको स्टडी करके जो है वो हमको एक रिस्पॉन्स देंगे, और ये बड़ी खुशी की बात है। तो इसके अलावा जो है कई मुद्दों पर हमने चर्चा की है,
और हम चाहते हैं कि हम सभी सदस्यों को यह बताना चाहते हैं कि सर जो है नया डीजीआर हमारे बीच हैं और काफ़ी वो एक्सेसिबल है। हमको बताया कि आप लोग का जो भी प्रॉब्लम किसी भी वक्त आप मेरा नंबर आप दे सकते हैं लोगों को। अगर बात नहीं हो सकता तो एटलीस्ट व्हाट्सएप में जो है मैसेज देने से भी मैं उनके ऊपर कार्रवाई करूँगा। तो आप समझ लीजिए कि ऐसे जो डीजी साहब का हमारे बीच होना हमारे लिए कितना सौभाग्य है। तो यह सब मैं आपको बताते हुए, क्योंकि कल मैं जा रहा हूँ इंदौर, हमारे पैटर्न इन चीफ जनरल कार्निक सर से मिलेंगे। वहाँ पे हमारे अध्यक्ष कमांडेंट यादव सर भी आ रहे हैं। हम तीनों आदमी चर्चा करेंगे इसके ऊपर। उसके बाद जो है मैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो हमने किया था 11 तारीख, वो डिटेल में मैं बना रहा हूँ, वह जो है हम डीजीआर को भेजेंगे। और हमें पूरी आशा है कि अब जो डीजी सर है वह जो है हमारी मदद ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम में से एक है और उनका जो सिद्धांत है आज का सर्विस पर्सन कल का रिटायर पर्सन है। तो यह जो है प्रिंसिपल को जो है वो काफ़ी गहराई से, काफ़ी सिंसियरली से जो देखता है। तो पूरी आशा होना चाहिए कि आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम होता है आप हमें बताइए। और जिसका भी कोई ज़्यादा आप डीजी साहब से ही बात करना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट करने से मैं उनका नंबर भी दे सकता हूँ। वैसे उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी रिस्पॉन्सिबल आदमी है, हर वक्त बिजी रहते हैं। लेकिन आप लोग का यदि कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो मेरे द्वारा या आप खुद डीजी साहब से बात कर सकते हैं। इतना कहते हुए इंदौर में जाकर मैं आकर जो वहाँ जो हमारी बातचीत हुई है, जो कार्निक साहब जो है बीमार पड़ा था, काफ़ी सीरियस था बीच में, अभी जो है थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। कई बार हमसे बातचीत किया है उन्होंने, तो हम वहाँ जाकर वहाँ की जो स्थिति है वो आपको अवगत कराऊंगा ज़रूर। इतना कहते हुए जय हिंद, जय आरेवा ऑल इंडिया। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।